एवरीवन, कैसे आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर 7 जुलाई 2024 सीटेट की, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीडीपी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन के साथ साथ में जो भी इनके ऑप्शंस हैं उनको किस तरीके से पहचान सकते हैं हम लोग, उन सब के बारे में भी डिटेल में डिस्कशन होता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर करें जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ द क्रिएटिविटी। यानी क्रिएटिविटी का सबसे प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन क्या हो सकता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजनात्मकता, यानी कि कोई भी बच्चा जो किसी एक चीज को अलग अलग तरीके से सोच सकता है। राइट, तो इसके लिए कौन सी एक बात है जो ठीक है। पहला आता है लो कॉम्प्रिहेंशन। भाई अगर बच्चा अलग तरीके से क्रिएटिव है तो उसके अंदर लो कॉम्प्रिहेंशन तो नहीं होगा, उसके अंदर जो है वो समझ तो एक तरीके से अच्छी होगी, ये तो नहीं होगा। दूसरा आता है डायवर्जेंट थिंकिंग। देखिए, थिंकिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है हमारे अपसारी चिंतन और दूसरा होता है अभिसारी चिंतन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपसारी चिंतन। देखिए, अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है। अपसारी चिंतन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी एक बच्चा है, उसके पास में कोई भी एक चीज है, राइट, तो वो एक चीज को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मैथ्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक प्रॉब्लम को अलग अलग किस तरीके से, इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से भी कर सकता है, इस तरीके से अलग अलग तरीके खोजने की कोशिश करेगा। और एक होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है, कोई भी एक बच्चा है वो एक ही चीज को, उसके पास में सिर्फ एक ही तरीका है किसी भी चीज को करने का। तो जब कोई भी बच्चा किसी चीज को अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करता है तो उसको ही हम क्रिएटिविटी बोलते हैं। क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है ना, कोई भी एक चीज को अलग तरीके से तोड़ मरोड़ मरोड़ के कैसे भी करके कोई एक नई चीज क्रिएट कर देना। तो अब सारी चिंतन में यही होता है। अब सारी चिंतन में होता है कि बच्चा एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोच सकता है। असतर्कता बिल्कुल नहीं होती है, अति सक्रियता बिल्कुल नहीं होती है। आप लोगों के पास में कभी भी वर्ड आए सृजनात्मकता, तो आप लोग हमेशा याद रखिए क्रिएटिव बच्चा यानी कि अपसारी चिंतन है, तभी वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से सोचने का जो है वो उसके अंदर समझ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 17 नंबर, इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड अ टीचर शुड। यानी कि जो डाइवर्स बैकग्राउंड यानी अलग अलग पृष्ठभूमियों से जो बच्चे आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट रिलेटेड टू डाइवर्सिटी। भाई उनकी डाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी बात करनी नहीं चाहिए, टालनी चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं है। हर तरीके के बच्चे से हर तरीके की बात हम लोग कर सकते हैं। फिर आता है ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। हाँ, ये कर सकते हैं, फिर भी हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। थर्ड है यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट। भाई स्टैंडर्डाइज असेसमेंट जो होता है एक मानकीकृत ठोस जो आकलन होता है, टेस्ट होता है, एकदम टिपिकल वाला टेस्ट, वो टेस्ट तो लेना नहीं है। तो अगर कहीं पर भी आप लोगों को ये वर्ड दिख जाए ना स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, तो ये वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है, इस वर्ड को ही आप लोग हटा दीजिए। तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा। यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटिपिकल। भाई नेगेटिव स्टीरियोटिपिकल जो चीजें होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको हम लोग जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, नहीं। हम लोग तो पॉजिटिविटी की ओर भागते हैं, नेगेटिविटी को तो हम लोग शो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, फोर भी गलत हो गया, इसीलिए हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। यानी अलग अलग तरीके से जो बच्चे आते हैं, जो अलग अलग जो है वो अलग अलग समाज से आते हैं, तो उनको लेकर जो है वो एक प्रॉपर हम लोगों को डिस्कशन करना चाहिए। ऐसे बच्चों के एग्जांपल्स लेने चाहिए जो बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन आज वो कहीं के कहीं पहुंच गए हैं, एक अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे बच्चों के बारे में हम क्लासरूम में एग्जांपल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेट बाय। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी होती है उसको हम किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस। भाई ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो कभी भी हम नहीं करवाते हैं, ये आप लोग याद रखिए। ये एक तरीके का नेगेटिव टैग वर्ड है कि किसी भी चीज को हम लोग बार बार करवाएं। हम बार बार बच्चे को बोल रहे हैं कि बोलो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, तो ये चीज गलत है कि इससे बार बार बच्चा क्या करेगा, रटेगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर नहीं आएगी। एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी चीज को, कोई भी
प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए फिक्स प्रोसेस का यूज नहीं करेंगे कि ये एक तरीका है, इसको इस तरीके से ही आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नहीं, हम लोग अलग अलग तरीके से जो है वो चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी एक प्रॉब्लम है उसको अलग अलग तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी नहीं होगा। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज, जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट, भाई बच्चों के बीच में डर तो नहीं हम जनरेट करेंगे, तो फियर बच्चों बच्चों के बीच में हम जो है वो फियर जो है वो पैदा कर रहे हैं, नहीं। हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे एनालॉजी को, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके, उससे रिलेटेड अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन बाय, यानी कि जो मोटिवेशन होता है लर्न करने का, अधिगम की जो अभिप्रेरणा होती है उसको हम किस तरीके से सस्टेन रख सकते हैं। पहला है पनिशिंग द चाइल्ड, भाई पनिश तो करना ही नहीं है बच्चे को। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, गिविंग वेरी इजी टास्क, भाई किसी भी बच्चे को हम इजी टास्क देंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इजी टास्क तो हर बच्चा कर लेगा, तो बच्चा मोटिवेटेड है या नहीं है कैसे पता चलेगा। फोकसिंग ऑन रूट मेमोराइजेशन, भाई रूट मेमोराइजेशन पे तो बिल्कुल भी फोकस करना ही नहीं है, ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी अगर आप लोग सीडीपी या पैडागोजी कर रहे हो तो नेगेटिव टैग वर्ड्स, पॉजिटिव टैग वर्ड्स को आप लोग ध्यान रखिए और टैग वर्ड्स के बेसिस पर आप आंसर्स एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर नीचे वाले जो दोनों हैं वो तो आप लोगों के टैग वर्ड के बेसिस पर गलत हो गए, पहला भी टैग वर्ड के बेसिस पर गलत हो गया, तो हमारे पास में सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, यानी कि कोई भी ऐसा गोल है जो जो बच्चा उस पर मास्टरी कर सके, तो यहाँ पर बी विल बी राइट आंसर। वैसे तो ये ऑप्शन भी गलत होता है, लेकिन हम लोगों को बाकी सारे ऑप्शंस देखने हैं, हम कभी भी बच्चे को मास्टरी नहीं करवाते हैं, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस बिल्कुल ही गलत है, इसलिए सेकंड वाला सही हो गया। आगे देखेंगे हम लोग शेम, यानी शेम क्या है, हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, भाई शेम का कोई रिलेशन नहीं है कॉग्निशन से, ये तो हो सकता है। कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, आगे देखते हैं। इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट, भाई जो शेम है, जो शर्मिंदगी है, वो बच्चे के अंदर जो है वो मोटिवेशन के लिए इफेक्टिव है, उसको कोई भी चीज करने के लिए उसके जो है वो अभिप्रेरित करती है, नहीं भाई शर्मिंदगी तो सामने बच्चे को जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। राइट, शुड बी जनरेट फ्रीक्वेंसी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होता है उसके बीच में एक फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, नहीं, बच्चे को नेगेटिविटी की ओर ले जाती है शर्मिंदगी। तो शेम कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, जो शेम होता है वो बच्चे के ऊपर नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए बच्चे को बोला जाता है कि बच्चे को बाहर निकालिए, ताकि बच्चा यहाँ वहाँ सोसाइटी को देखेगा, संस्कृति को देखेगा और भी बच्चों से देखेगा, सीखेगा, तो उसके अंदर जो शेम है वो हटेगी और उसके अंदर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स क्या हो सकते हैं। रूट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, भाई रूट मेमोराइजेशन कराना नहीं है। एक्सप्लोरेशन ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट, ये हो सकता है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, भाई बच्चा ऑब्जर्व तो कर रहा है लेकिन बिना एनालिसिस किए, तो ये तो नहीं होगा, भाई बिना एनालाइज किए हम बच्चे को किस तरीके से ऑब्जर्व करवा सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इमिटेशन एंड रिपीटिशन, भाई अभी मैंने बताया था कि इमिटेट करना, रिपीट करना, किसी भी चीज को बार बार इस तरीके से जो है वो हम बार बार ऐसे बच्चे से बोलवाए कि बोलो आप, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो वो चीज भी गलत होती है कि बार बार बच्चा अगर रिपीट करेगा तो वो सीखेगा नहीं। हम बच्चे को एक्सप्लोर कराएंगे किसी भी कंसेप्ट के बीच में जो है वो रिलेशन पैदा करके, यानी कोई भी किसी भी बच्चे को अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो हम किसी उस एक कंसेप्ट को किसी दूसरे कंसेप्ट से कनेक्ट कर देंगे, तो वो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तो यहाँ पर हम संबंध खोजेंगे संकल्पनाओं के बीच में, तो 21 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, a teacher should analyze the various error made by student on a given take task because, यानी कि एक टीचर ऐसा मानती है कि जो बच्चे होते हैं वो हर एक कोई भी टास्क होते हैं उसके अंदर जो है वो मिस्टेक्स करते हैं, तो इसके आधार पर टीचर को क्या करना चाहिए। कैन बी डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, भाई पनिशमेंट बच्चे को नहीं देनी है, तो ये तो गलत हो गया। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस,
यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होते हैं उसके अंदर ये जो एरर्स होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग होती हैं। हाँ, ये हो सकता है, फिर भी हम बेस्ट ऑप्शन देखेंगे। शी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर इन कंपेरिजन टू अदर्स, यानी कंपैरिजन टू अदर्स, यानी कि हम बच्चे को सेग्रीगेट कर देंगे, बच्चे को अलग कर देंगे कि भाई आप एरर्स करते हो तो आप अलग बैठो, आप एरर्स नहीं करते हो तो आप अलग बैठो। ये बात भी गलत है कि बच्चे को सेग्रीगेट करना ही नहीं है। तो फर्स्ट गलत हो गया पनिशमेंट के बेसिस पर, सेग्रीगेट के हिसाब से ये गलत हो गया। लर्निंग इज सोलली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर, यानी कि अधिगम जो होता है, जो लर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो एरर को करेक्ट करने के लिए होती है, नहीं, और भी चीजें सीखने के लिए होती है, एक मीनिंगफुल लर्निंग करने के लिए होती है। अगर एरर करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंगफुल लर्निंग प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा सेकंड, बी, 22 का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो डिफिकल्टी सीखने में बच्चे जो है वो डिफिकल्टीज उनको फील होता है। कब होता है? इन्फॉर्मेशन टू प्रेजेंट इन डिसकनेक्टेड चंक्स। बट डिसकनेक्टेड चंक्स में अगर हम किसी भी बच्चे को कोई चीज बताएंगे तो उसको ऑब्वियसली जो है वो डिफिकल्टी होगी। दे आर इंस्टिंक्टली मोटिवेटेड, भाई आंतरिक रूप से अगर कोई भी बच्चा मोटिवेटेड है तो फिर तो उसको दिक्कत नहीं होगी, डिफिकल्टी क्यों होगी? बच्चा तो जो है वो अंदर से मोटिवेट है तो उसको डिफिकल्टी नहीं होगी। लर्निंग इज अ सोशली कॉन्टेक्चुअलाइजेशन, भाई बच्चे को अगर सोसाइटी में लाकर सोशली अगर हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई भी चीज पढ़ाएंगे तो बच्चा अच्छे से सीखेगा। तो यहाँ पर थर्ड भी नहीं होगा। कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वे, भाई कोई भी कंटेंट है, कोई भी चीज है, उसको हम लोग अलग अलग तरीके से सिखाएंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि कोई भी बच्चा है उसको किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम बच्चे को बताएंगे। तो फोर भी नहीं होगा। बच्चे को डिफिकल्टी तब आती है जब हम किसी भी चीज को अलग अलग टुकड़ों में बताते हैं। अलग अलग टुकड़ों का मतलब है, डिसकनेक्टेड चंक्स का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जिसका कोई लिंक नहीं है, हम कोई कंसेप्ट पढ़ाना चाह रहे हैं और एग्जाम्पल कोई और दे रहे हैं, तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा? कंसेप्ट और कुछ पढ़ाना है और एग्जाम्पल किसी और का दिया जा रहा है तो बच्चा नहीं समझेगा। तो यहाँ पर बच्चे को सीखने में दिक्कत कब होती है? जब डिसकनेक्टेड चंक से सिखाया जाता है। तो 23 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 24 नंबर क्वेश्चन। बेस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज, भाई बेस्ट स्टेज क्या होती है? तो देखिए, सबसे पहले बेस्ट स्टेज हमारे पास में क्या होती है? हाई फियर। हाई फियर तो ये तो अपने आप गलत हो जाएगा कि हाई फियर बच्चे के अंदर एकदम बहुत ज्यादा लेवल का बच्चे के अंदर डर है। भाई बच्चे के अंदर डर है तो बच्चा लर्न कैसे करेगा? किसी भी चीज की लर्निंग कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा। नो फियर, नो फियर ये हो सकता है। नो अराउजल, मॉडरेट अराउजल। अब यहाँ पर जो है वो हम लोगों को कंफ्यूजन होती है कि बच्चे के अंदर अराउजल यानी कि सीखने के लिए बच्चे के अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर मॉडरेट अराउजल। नीचे तो लिखा है नो अराउजल, यानी कि कोई सीखने के लिए कोई चाह नहीं होगी तो भी बच्चा सीख जाएगा, नहीं। नो अराउजल नहीं होगा। नो फियर होना चाहिए, लेकिन मॉडरेट तरीके का अराउजल जो है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए। एक इस तरीके की जो एक्साइटमेंट है बच्चे को सीखने में उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 25 नंबर। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, यानी कि जो अधिगम की जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो थ्योरीज होती है वो हमें क्या बोलती है कि जो बच्चा जो होता है वो कंस्ट्रक्ट करता है किसी भी चीज को कैसे? हैव नो रोल टू प्ले इन, यानी कि इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं होता, नहीं भाई बच्चे का तो रोल है, तो क्योंकि बच्चा ही तो कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो यहाँ बोला है कि बच्चे का कोई रोल ही नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। आर सोलरली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स, यानी कि जो कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। भाई छोटा बच्चा भी तो किसी न किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एक नई लाइन हो, तो वो भी तो बच्चे का एक तरीके से कंस्ट्रक्शन ही होता है। प्ले एन एक्टिव रोल, ये हो सकता है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। आर सोलरली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक, भाई बच्चा जो है वो ओनली ऑन ओनली टेक्स्ट बुक पर ही डिपेंड है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्ले एन एक्टिव रोल इन, यानी कि बच्चा जो है वो अगर एक्टिव रोल प्ले कर रहा है तो बच्चा किसी भी चीज को अच्छे से कंस्ट्रक्ट कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन गुड फॉर लर्निंग, कोई भी चीज होती है वो लर्निंग के लिए किस तरीके से गुड होती है, अच्छी चीज कैसे होगी? एबिलिटी टू इम्प्रूवेबल, एबिलिटी टू फिक्स्ड, भाई फिक्स्ड तो नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज है जैसे मान लीजिए हम लोगों ने 10 तक पहाड़े सीख ली तो अब हम 10 तक ही सीखेंगे, उसके आगे के नहीं सीखेंगे, तो ये चीज हम लोगों ने फिक्स कर ली। ये तो गलत है ना, हम 11 का भी सीख सकते हैं, 100 का भी सीख सकते हैं, किसी का भी सीख सकते हैं।
तो ये तो फिक्स होना कोई भी चीज़ तो ये भी नहीं होना चाहिए। एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंट, यानी कि किसी भी तरीके के प्रयासों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं, हम लोग बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये लाइन इसीलिए बोली गई है कि जितनी ज़्यादा एफर्ट्स डालेंगे उतने ज़्यादा हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो ये भी नहीं होगा। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, भाई फेलियर अनकंट्रोलेबल होता है, नहीं, कंट्रोल कर सकते हैं हम फेलियर को पढ़ाई करके, खुद के अंदर इम्प्रूव करके। तो एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूवेबल होती है। हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारे डांसर्स होते हैं, पहले इतना अच्छा डांस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो इम्प्रूव हो जाते हैं। तो एबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है, यानी कि बच्चे के अंदर डांस करने की एबिलिटी तो है, लेकिन वो और प्रैक्टिस करेगा तो वो इम्प्रूव कर लेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। 27 number, conceptual understanding among student is likely to improve in the setting which emphasize on, यानी कि कौन सी ऐसी एक चीज है बालकों के अंदर जो उसकी जो संकल्पनात्मक समझ होती है, कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कंपटीशन करवाना, भाई कोई भी चीज के अंदर कंपटीशन, बच्चे में अगर हम कंपटीशन करवा रहे हैं तो ये तो गलत है। इससे बच्चा कंपेयर करेगा खुद को दूसरे से, और जब बच्चा कंपेयर करता है खुद को दूसरे से तो बच्चा डीमोटिवेट होता है। तो बच्चा डीमोटिवेट हो ऐसा काम तो हमें करना नहीं है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी, हम हमेशा बोलते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का यूज करते हैं, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी का यूज कभी नहीं करते हैं, तो सेकंड भी नहीं होगा। फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, भाई फटाफट फटाफट हम लोग बार बार एग्जामिनेशन करवा रहे हैं बच्चे के, तो ये भी नहीं होगा। इंक्वायरी एंड डायलॉग्स, हाँ बच्चे को हम जो है वो इंक्वायरी करने के लिए देंगे। बच्चे को कोई भी एक हम लोगों ने जो है वो कोई भी एक कंसेप्ट दे दिया, अब हम बच्चे से कह रहे हैं कि आप इसको खुद से करो, तो बच्चा वो जब खुद से करेगा ना तो वो इम्प्रूव कर पाएगा उस चीज को। तो यहाँ पर 27 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ टास्क सानिया इज टॉकिंग टू हर सेल्फ अबाउट वे शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, यानी कि एक सानिया नाम की लड़की है, वो एक कुछ टास्क कर रही है जिस दौरान वो खुद से ही बात करती है। अकॉर्डिंग टू ले वाइगॉस्की आइडिया ऑन द लैंग्वेज एंड थॉट्स, यानी कि जो वाइगॉस्की के जो आइडियाज है लैंग्वेज एंड थॉट के बेसिस पर, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच, उनका ऐसा मानना है कि ये एक तरीके की प्राइवेट स्पीच है। तो ये किसकी ओर इंगित करता है? इज अन साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, सेल्फ रेगुलेशन, ईगोसेंट्रिज्म, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। भाई हमको पता है, जब हम लोग वाइगॉस्की वाली थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ले वाइगॉस्की के अनुसार अगर बच्चा खुद से ही बात कर रहा है तो मतलब वो खुद को निर्देश देने का काम कर रहा है, खुद का ही टीचर बन रहा है। तो ले वाइगॉस्की की जो प्राइवेट स्पीच है उसके हिसाब से बच्चा खुद का ही टीचर होता है, बच्चा ही एक टीचर होता है और बच्चा खुद को ही रेगुलेट करता है, राइट। तो ईगो सेंट्रिज्म तो जो होता है वो जीन पियाजे के अनुसार है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यहाँ पर नहीं है। कॉग्निटिव इमेच्योरिटी नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो टास्क कर तो रहा है, इमेच्योरिटी होती तो बच्चा टास्क कैसे करता, नहीं, बल्कि बच्चा जो है वो सेल्फ रेगुलेशन यानी खुद को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। तो 28 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, यानी कि जो इवैल्यूएशन होते हैं वो किस हिसाब से होने चाहिए। लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चे के ऊपर लेबल करना कि आप इंटेलिजेंट हो, आप फर्स्ट आए हो, आप पढ़ाई में वीक हो, इस तरीके से बच्चे को लेबल करना तो गलत होता है ना, तो ये तो नहीं होगा। सेग्रीगेट करना ऑफ स्टूडेंट फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, यानी कि बच्चे को इंटेलिजेंट के बेसिस पर, वीक के बेसिस पर अलग अलग कर देना, अलग अलग ग्रुप्स में बिठा देना, ये भी गलत हो जाएगा। सेग्रीगेशन वर्ड ही अपने आप में गलत है। फिर आता है आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड फॉर रिक्वायरमेंट, यानी कि बच्चे को आइडेंटिफाई करना उसकी नीड के बेसिस पर, ये हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवमेंट फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बच्चे को जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर जो हाई अचीवर्स होते हैं, जो क्लास में फर्स्ट आते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई आप क्लास में फर्स्ट हो, आपको हम अलग बिठा रहे हैं और आपको कल हम या परसों कभी भी हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए करेंगे। तो ये भी गलत हो जाएगा कि भाई हम बच्चे को अलग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, बच्चे को अगर मैथ्स की जरूरत है तो उसके मैथ्स पर फोकस करेंगे, बच्चे को अगर इंग्लिश पे जरूरत है तो उसको इंग्लिश पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर उसकी नीड एंड उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को सीरीज पसंद आ रही है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अगर आप लोगों ने पहले भी इसकी वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू,
यानी कि जो बच्चा होता है उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरीके से एट्रीब्यूटेड करता है। हेरिडिटी ओनली, एनवायरमेंट ओनली, नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, जहां पर भी आप लोगों को ओनली ओनली दिख जाए तो वो तो गलत लगा दिया हम लोगों ने। ये तो हमको पता है कि जहां ओनली होता है वो गलत होता है। हम लोगों को बोला है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो हेरिडिटी पर भी डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट पर भी। यहाँ बोल रहे हैं ओनली हेरिडिटी तो गलत हो जाएगा, ओनली एनवायरनमेंट तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि ना तो हेरिडिटी है और ना ही एनवायरनमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इंटरप्ले होता है, दोनों का अपना रिलेशन होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच में, तो यहाँ पर 4 विल बी राइट आंसर। तो इसी के साथ में हमारे 15 क्वेश्चन आज की सीरीज में और कंप्लीट होते हैं। और इसके पहले की सीरीज में मैंने आप लोगों के साथ में और 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।